లోక్సభ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం। अध्यक्ष महोदय, इस देश में लंबे समय से चर्चा सामान्य वर्ग के लोगों को, बोलो ना, आप इस विषय पे बोलो जो ना। गरीब तबके के हैं, आप नाम दे दो, बोलो। अन्य वर्ग के लोगों को, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो आप इस सुविधाएं बिल मिलती पे है, बोलो ना। उससे संबंधित कुछ सुविधाएं मिले, इस प्रकार की मांग चलती आ रही है। लंबे समय से इस प्रकार की मांग देश के कोने कोने से जनप्रतिनिधियों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा और इस संसद में भी लोकसभा और राज्यसभा में एक बार नहीं अनेक बार माननीय सदस्यों ने प्रश्न के माध्यम से ये मांग की और इतना ही नहीं तो 21 बार प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत करके उस पर चर्चा करा करके ये मांग की कि इस देश में सामान्य वर्ग के लोग जो गरीबी Like this, nothing is going on record. Why you are talking? उनको भी आरक्षण संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाए। What happened? इस संबंध में मंडल आयोग ने भी एक बार अपनी प्रतिवेदन में अनुशंसा की थी और ये कहा था कि ऐसा सामान्य वर्ग जो गरीब तबके का है उनको भी शैक्षणिक संस्थाओं में और रोजगार की दृष्टि से सेवाओं में 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिंह राव जी ने इस संबंध में 1992 में एक प्रावधान भी किया था, पर वो प्रावधान संविधान में क्यों चिल्ला रहे संशोधन किए बिना संविधान में इस प्रकार का प्रावधान करने का प्रावधान नहीं होने के बाद भी किया था। इस कारण से माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको निरस्त कर दिया था। उसके बाद एक सिन्हो कमीशन भी बना और सिन्हो कमीशन ने जो 2004 से बना था 2010 तक लगातार उसने काम किया और 2010 मई जून में तत्कालीन सरकार को एक प्रतिवेदन दिया और प्रतिवेदन में बहुत सारी सुविधाएं सामान्य वर्ग के ऐसे लोग जो वर्तमान में आरक्षित प्रणाली के दायरे में नहीं आते हैं उनको अनेक प्रकार की सुविधाएं देने का उस समय सुझाव दिया था, परंतु उन सुझावों पर भी अमल नहीं हुआ। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके शासनकाल में उस प्रतिवेदन पर बहुत सारी सुविधाएं देने का निर्णय किया और आज हम सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को, ईबीसी वर्ग के लोगों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी देते हैं। अगर वो विदेश जाकर के पढ़ने का प्रयास करते हैं या यहाँ एजुकेशन लोन लेते हैं तो उसका ब्याज हमारे मंत्रालय की ओर से देते हैं और वो ऐसी श्रेणी के गरीब लोग हैं जो सामान्य वर्ग में आते हैं, वर्तमान में जो आरक्षण प्रणाली है उसके दायरे में नहीं आते ऐसे लोग हैं, उनको हमने ये सुविधाएं देने का प्रयास किया है, परंतु हमने ये महसूस किया कि इतना पर्याप्त नहीं है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आपका जब मौका आएगा तब आप बिल पे बोलो, कोई मना थोड़ी है, अभी नहीं बोलोगे, अभी नहीं, इंट्रोडक्शन हो चुका है उसका, उस समय नहीं दे तो क्या करें। यस, बैठिए, अभी कुछ नहीं, बीच में नहीं। यस मिनिस्टर, मुझे ये कहते हुए खुशी है कि इतना सब करने के बाद भी हमको ये लगा ओनली कि मिनिस्टर ये विल गो, नथिंग। नगण्य प्रयास है, ऐतिहासिक निर्णय लेने की जरूरत है, ऐतिहासिक प्रयास करने की जरूरत है। इन सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लोगों को भी सामाजिक समता और सामाजिक समरसता की दृष्टि से
मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब बने थे तो उन्होंने कहा था उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, सबका साथ सबका विकास, जो कहा था वो किया और आगे कारगर कदम उठाने की दृष्टि से ये संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, संविधान में जो आर्टिकल 15 है उसमें अभी 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) और 15(5) तक है। वो जो प्रावधान है वो सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सुविधाएं देने का प्रावधान नहीं दर्शाते हैं। इसलिए आर्टिकल 15 में एक सब क्लास 6 जोड़ा गया है और उस सब क्लास 6 में जो प्रावधान किए गए हैं वो इस प्रकार है। इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात राज्य सरकारों को और भारत सरकार को इस संबंध में कानून बनाने से नहीं रोका जा सकेगा। और इसके खंड ख में कहा गया है, खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेगी। जहां तक ऐसे उपबंध ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी है, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली है या सहायता न पाने वाली है, प्रवेश से संबंधित है, जो आरक्षण की दिशा में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अध्ययन होगा। अर्थात इन गरीब सामान्य वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में इनके छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान इस संशोधन के बाद किया जाएगा। फिर आर्टिकल 16 में जो प्रावधान किए गए मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 5 के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा। अर्थात इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को खंड 4 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियां और पदों के विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम 10% के अध्ययन आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात भारत सरकार की सेवाओं में और राज्य सरकार की सेवाओं में 10% आरक्षण देने का प्रावधान करने का अधिकार भारत सरकार को, राज्य सरकारों को भी होगा। और इसका स्पष्टीकरण भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए, इस अनुच्छेद से आशय 15 का है और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग वे होंगे जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय समय पर अधिसूचित की जाएगी। अर्थात गरीबी रेखा या गरीब तबका कौन होगा, इसके लिए समय समय पर राज्य सरकारें जो दिशा निर्देश देती है उसके अनुपालन के अनुसार ये सब होगा। मैं स्पष्ट भी करना चाहता हूं कि वर्तमान में जो SC, ST और OBC को आरक्षण व्यवस्था है 49.5%, उसको छेड़े बिना, उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ किए बिना अतिरिक्त 10% आरक्षण का प्रावधान शिक्षण संस्थाओं में और सेवाओं में दिया जाएगा। और ये आरक्षण का प्रावधान ऐसे वर्गों के लिए है चाहे वो किसी भी धर्मावलंबी के हों,
जो वर्तमान में SC, ST, OBC की आरक्षण व्यवस्था से बाहर हैं, अर्थात आज की तारीख में वो अनारक्षित वर्ग में माने जाते हैं, ऐसे सब लोगों को मिलेगा। उसमें ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, बनिया भी है और अन्य प्रकार की ऐसी जातियां हैं जो SC, ST, OBC में नहीं आती है। उस पटेल भी है, जाट भी है, गुजर भी है, आंजना भी है, सोंदिया भी है और मुस्लिम धर्मावलंबी भी है, ईसाई धर्मावलंबी भी है और जिस धर्म के लोग इस देश में रहते हैं और SC, ST, OBC की आरक्षण प्रणाली से बाहर हैं, वो सब लोग इस प्रावधान का लाभ ले सकेंगे। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, पहले इस प्रकार के जब प्रयास ये हुए तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन निर्णयों को निरस्त कर दिया। वो केवल इसलिए कर दिया था कि संविधान में प्रावधान नहीं होने के बाद भी इस प्रकार के प्रयास किए गए थे जो सफल नहीं हुए। हमने सोच समझ करके संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में इस प्रकार के प्रावधान करने का निर्णय लिया है, जो इस सदन के द्वारा पारित होगा। उसके बाद ये अधिनियम बनेगा और फिर ये प्रावधान लागू होंगे। उसके बाद अगर कोई न्यायालय में भी जाएगा तो मेरी अपनी मान्यता है कि न्यायालय जो वहां जाएगा इसके विरोध में, उनकी बात सुनने की बजाय उनकी बात को अस्वीकार करेगी और सरकार का निर्णय मान्य होगा और सारे देश में सामान्य वर्ग के, गरीब तबके के लोगों को न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा तो सामाजिक समता और समरसता की दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से सबको न्याय, सबका विकास, इस दिशा में सबका साथ, इस दिशा में हम आगे बढ़ने की स्थिति में होंगे और देश के परिदृश्य में सामाजिक समता और समरसता का वातावरण बनेगा, अमन चैन का वातावरण बनेगा। मैं बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। इसमें जो प्रावधान किया जा रहा है उसमें शब्द तो बहुत कम है, पर उसका जो लाभ मिलने वाला है बहुत बड़े वर्ग को मिलने वाला है। इस सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो उसको सर्वानुमति से पारित करें। मेंबर्स 1 मिनट प्लीज। ये बिजनेस बीच में थोड़ी गलती से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, माननीय मिनिस्टर प्लीज रुके। माननीय मंत्री जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का रिपोर्ट रह गया था, माननीय आप उसको टेबल करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य मंत्रणा समिति का 60वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है, समय तो बाद में बढ़ाएंगे जो भी है वो। Please, no, not like this. No clarification now. वो तो रिप्लाई में जो कहेंगे। Yes, केवी थॉमस। क्या हो गया है? क्या हो गया? BSc का रिपोर्ट रखा है, केवल रखा ना कल के मीटिंग का। ये प्रभावी इसलिए हम रखते हैं, नहीं तो वही पहले आप मैं सदन में क्यों आता हूँ? सदन में हम क्यों आते हैं? व्यवस्था का प्रश्न है। क्या BSc का रिपोर्ट क्या है इसमें जो रखी है उसमें ये बिल शामिल है? इसका प्रश्न नहीं है, तो मैंने अनुमति देना है, ये मैंने अनुमति देना है, वो मैंने दी है। प्लीज उसका सवाल ही नहीं पैदा होता है। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, प्लीज बैठिए। आपको अभी समय तय करना हो तो मैं आपको पूछती हूँ, क्या 2 घंटे में ये विषय कर देंगे या जब तक चले तब तक चला लो? आई हैव नो ऑब्जेक्शन। यस, थॉमस जी। Madam, yes, it was yesterday the Union Cabinet approved the Constitution amendment for the 10% quota for the poor on the basis of the... क्या हो गया?
घड़ी अरे मेरे हाथ में घड़ी है, चिंता मत करो। वो घड़ी बंद हो गई तो चर्चा करते रहो, उतने ही बजे समझ। यस, मेरा समय तो चल रहा है ना, चिंता मत करो, मेरा समय। बोलिए बोलिए बोलिए। यस मैडम, यस यस। मैडम चर्चा शुरू कर दिए मैडम। प्लीज आप शुरू करिए। मैडम, ये क्या हो रहा है? छोटी छोटी बातों में मजाक, थोड़ी चाय पी के आना, ऐसा हो गया है क्या? बोलिए Madam. बोलिए, आप बोलिए। it was yesterday the Union Cabinet approved the Constitution Amendment Bill, Yeah. which provides 10% quota for the poor on the economic basis. And today, this House is discussing this bill within 48 hours. Madam, this is an important legislation which has lot of importance and lot of influence on our economic and social system. I think the government is very hasty, and any hasty decision, Madam, will end in a mess. Now, many of the national newspapers have clearly said, even some of the newspapers had their lead on this particular issue, that reservation for poor upper caste is likely to end up as a pre-poll Jumla. This is from Times of India. Jumla. It is a Jumla. So it should have been discussed in the, what we understand, in the Business Advisory Committee. वो जुमला नहीं रहे, इसलिए हम सब मिल के पास कर रहे थे। Madam, this हम became a सभी के tamasha. विश्वास, सभी के It's an लिए। important legislation. Yes. It should not become a tamasha. Because there is already a 50% reservation for the SC, ST and the backward community. And we have seen that in 1991, when P.V. Narasimha Rao government brought a reservation on the basis of economic criteria, then the Supreme Court intervened and it was curtailed. So there is a legal issue on this. And Madam, this is a constitutional amendment. Today, in a hurry, and when many of the members are away, because this is the last day of this winter session, this is brought in a hurry. Okay, government can pass it, they have got the majority, but there won't be any fruitful discussion. Second is, Madam, now it has go to the states, so that at least 50% of the states have to approve. And this government has got a short period of another 3 months. So within this short period of 3 months, this bill has to be passed here with 2/3 majority. Then 50% of states have to approve. Where we are. What is the sincerity of the government? Why this question is being raised? We have seen demonetization. I am not repeating what the Prime Minister said in this House. What Prime Minister said, he said this is for the economic welfare of the people. Then this so many issues he has raised. But what has happened now? Where are we? Then came the reforms in taxation. How many amendments have been made, Madam? So similarly, this government is taking each step, which from one mistake to another they are following. Now, in this particular case, we know the legal lacuna, because previously during the Narasimha Rao government, the same attempt has been made, but it was stopped by the
court of law. Madam, then in this legislation it is said, whether aided or unaided by the state, education institutions, aided or unaided by the state. Madam, for the 50% reservation, for the SC, STs and backward communities, it is only aided, not the unaided institution. How can you do that? If you are not giving reservation to the students of the SC, ST and backward communities, so the 50% reservation in unaided institutions, you cannot do that. How are you going to give this reservation to the students in the unaided school? Government has to go. That is what I think. This legislation has been made in a haste. Second, the employment. So the question people ask, where is the employment? This government promised that 2 crores of employment will be provided every year. This is the 5th year. Then how many? 10 crores. Is there 10 crores employment generated? Sir, unemployment rate is around 3.53 in 2017, as against 3.41 when UPA left office in 2014. Unemployment rate is reported to be at its 27-month high at 7.38 as of December 2018. According to the Center for Monitoring Indian Economy, CMIE, nearly 83% of the job losses were seen in rural India, which accounts for 2/3 of India's population. Women's share of job lost in 2018 was 65 lakhs in rural and 24 lakhs in urban India. So where are you going to give employment? So on one side, there is a legal lacuna. Second, where is the employment? You have not generated any employment. So why you are bringing this legislation without further discussion? Madam, and what is the criteria? Criteria as we've seen today in the newspapers. Those people whose annual income is 8 lakh. 8 lakh means, madam, 63,000 rupees per month. Is it a small amount? Anybody who is getting 63,000 rupees per month is eligible in this criteria. Agricultural land below 5 acres. Possessing residential home below 1,000 square feet. Many of the MPs, we have got only 1,000 square feet flats. So they are the people who come under this criteria. So in the food security bill, you should remember, we have got AAY, Anna Yojana, Anti Yojana, the poorest of the poor, we are protecting them. Then priority sector, we are protecting them. So, but here, almost people who are affluent has been brought into this. What is the aim? Is it the purpose of the government is the coming election? Okay, this government has lost in 3 state elections recently. These are all political events that has taken place, but the solution is not this. So what we could understand, without properly doing the homework, looking at the election manifesto, government is trying to bring even the parliament under pressure. So this, madam, you are the custodian of the parliament. You understand where we are now. We saw this bill only today. We didn't have the time even to go through the entire points in the bill. So, madam, this is something you are butchering Indian democracy. You are butchering Indian democracy. Madam, you are the custodian of this democracy. You should not allow this, because tomorrow the history we have to say something about our parliament. A period where you have chaired. And here you find a government who has got least respect for the parliament. They passed the bill in the cabinet without any discussion in the PPC, and then you bring to the parliament today, and you have at the last moment, madam, almost this is the last hours of this parliament. Next parliament is on the accounts.
interim budget. So this is almost the last discussion where, and on important issue, social issue. I am not against this bill. The concept of the bill we support. Economically backward people have to get it. We are nothing against it. We are for that. We have been always, in my state in Kerala, we have tried to bring this economically backward people also in the mainstream. But the way you are doing it, your sincerity being questioned. So my request is, please send it to the JPC. Don't take a hasty decision. Send it to the JPC. That you send it. Why are you in a hurry? Why are you jumping on issues? So send it to the JPC. Take adequate time. When we meet the next after 1 month, we'll consider about this. This is my request. Thank you. Arun Jaitley, do you want to intervene? माननीय सभापति जी, मैं कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख वक्ता श्री केवी थॉमस ने अपनी भावना व्यक्त की है और उसके बाद कहा कि हमारी पार्टी इसके विरोध में नहीं है। मैं तो यहां देख रहा हूं कि अधिकतर राजनीतिक दल, चाहे इस तरफ हो या उधर हो, जब उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किए थे तो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के जो गरीब हैं उन्हें आरक्षण मिले, ये जुमला तो उसमें डाला था। और इसलिए आज तक कई सरकारें आई, केंद्र में भी राज्यों में भी, कई बार प्रयास भी हुआ, लेकिन सही रास्ते से प्रयास नहीं हुआ और इसलिए वो कानूनी रोक के अंदर आकर कहीं ना कहीं उसमें बाधाएं खड़ी हो गई। मैं 2-3 विषय स्पष्ट कर दूं जो थॉमस साहब ने कहे। उन्होंने कहा कि 50% राज्यों की भी स्वीकृति इसके लिए चाहिए होगी। अगर संविधान की जो संशोधन करने की धारा है आर्टिकल 368 उसको पढ़ ले तो जो पार्ट 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं उसके संशोधन के लिए राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए पहले भी जब आर्टिकल 15(5) अमेंड हुआ और जोड़ा गया प्रमोशंस के संबंध में तो वो केवल संसद के दोनों सदनों से अप्रूव हुआ था, राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं थी। आपने एक दूसरा विषय उठाया कि पहली बार इतिहास में आपने SC/ST को रिजर्वेशन दिया, उसमें तो केवल एडिड इंस्टीट्यूशंस का जिक्र है और इसमें आपने एडिड और अनएडिड का दोनों का ले लिया। तो क्या आप जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का गरीब है उसको SC/ST OBC की तुलना में ज्यादा अधिकार देने वाले इसके तहत रिजर्वेशन का? ऐसा नहीं है। जो आर्टिकल 15(5) अमेंड हुआ और संविधान में ऐड हुआ, ये शब्दावली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर एडिड और अनएडिड, वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के लिए भी यही फ्रेजियोलॉजी थी और आज इसके लिए भी यही फ्रेजियोलॉजी है। तो ये दोनों कारण जो आपने बतलाए, संविधान को एक बार 368 को और 15(5) को आप पढ़ लें तो वो फैक्चुअली अपने आप में गलत है। माननीय सभापति जी, अगर हम राजनीति और राजनीति के मतभेद से अपने आप को अलग कर लें तो ये आरक्षण की कल्पना हमारे संविधान में पैदा कैसे हुई थी? जो वर्ड शब्द सोशलिस्ट था वो तो ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था, 1976 में 42वें संशोधन से ऐड हुआ। लेकिन जब पहला संविधान बना और इसका तर्क जो कहीं पब्लिक स्पेस में दिया जा रहा है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे के आधार पर इसको चुनौती मिल सकती है, तो जो आरंभिक संविधान निर्माताओं ने बनाया था उसके प्रियम्बल में हालांकि शब्द सोशलिस्ट नहीं था, लेकिन उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण शब्द थे, वाक्य थे। एक था कि सभी नागरिकों को, टू ऑल सिटीजन्स, और इस पे कोई धर्म या जात का संबंध नहीं था, हम क्या क्या देंगे,
justice that is social, economic and political. और दूसरा क्या था? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसरों के मामले में उनको बराबरी देने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो यह तो संविधान निर्माताओं की आरंभिक कल्पना थी कि हमें हर नागरिक को सामान्य अवसर देने का एक प्रयास करना चाहिए। अब ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है, सामान्य अवसर हैं, जिस समाज में चाहे जातीय आधार पर, चाहे आर्थिक आधार पर बड़े और छोटे के बीच में बहुत अंतर था और ऐतिहासिक दृष्टि से था, अब उसमें हम उन सबको कहें कि बराबरी का यह अर्थ है, इक्वालिटी का यह अर्थ है कि आप सब एक परीक्षा में बैठ जाओ, एक जैसी परीक्षा होगी, तो क्या वो बराबरी होगी? तो संविधान निर्माताओं में इतना दूरदृष्टि थी कि उन्होंने कहा यह बराबरी नहीं होगी। आप दो ऐसे नागरिक जो बराबर के नहीं हैं, पैदा होने की वजह से या आर्थिक आधार पर जो बराबरी के नहीं हैं, जब उनको बराबर मान लेते हैं तो वो अपने आप में अन्याय होगा। जस्ट एज इक्वल्स कैनॉट बी ट्रीटेड अनइक्वली, अनइक्वल्स कैनॉट बी ट्रीटेड इक्वली। और इसमें से जो अफर्मेटिव एक्शन कि अधिक अवसर देने पड़ेंगे, यह कल्पना उन्होंने बढ़ाई संविधान की धारा 15 और 16 में। 14 में कहा कि सबको बराबरी का अधिकार होगा, लेकिन 15 में उन्होंने कहा 15 का कि जात के, धर्म के, सेक्स के, रिलीजन के, क्रीड के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यह कल्पना उन्होंने आर्टिकल 15 में कही। और उसके साथ साथ कि सरकार या शासन या देश, संसद ऐसे कानून बना सकता है जो कुछ लोग जो शैक्षणिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उनको विशेष अवसर प्रदान करे। हमने उसको विशेष अवसर कहा, पश्चिम के लोग डेमोक्रेसीज में उसको अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, केवल इतना फर्क है। और यह विशेष अवसर देने से जिनके बर्थमार्क्स कुछ ऐसे थे कि वो पैदाश से बराबर नहीं थे, तो उनको बराबरी के स्तर पे कैसे लाना है, वो उस विशेष अवसर के आधार पे आएगा। और ये इस आरक्षण के पीछे कल्पना थी। आर्टिकल 15 में हमने संशोधन करके 15(5) डाला, और 15(5) का जो उद्देश्य था वो शैक्षणिक संस्थानों के साथ था। शैक्षणिक संस्थानों के साथ ये था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्पेशल प्रावधान करना, चाहे वो एडेड हो या अनएडेड हो, और उन संस्थाओं में प्रावधान करके विशेष अधिकार दाखिले का जो लोग उस दृष्टि से पिछड़े हैं उनको हम लोग देंगे। आर्टिकल 16 का संबंध शिक्षा से नहीं था, उसका रोजगार से था। और रोजगार का अभी तक अर्थ 16 के लिए जो माना जाता है, और इसलिए कभी आर्थिक विषयों पे बहस होगी तो मैं आपके बेरोजगारी के आंकड़ों का उत्तर दे दूंगा, लेकिन अभी तक वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तक सीमित है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है, सरकारी क्षेत्र का जो रोजगार है, उसमें पीएसयूज हैं, राज्य सरकारें हैं और जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, या जिसको हम स्टेट इंस्ट्रूमेंटैलिटीज भी कहते हैं, उस रोजगार में भी ये अवसर प्रदान होगा। अब इसका हम इतिहास देखें। पहला आरक्षण जो था, जो बिल्कुल अविवादित था, वो एससी एसटी के लिए था। और एससी एसटी के साथ विशेषता ये थी, और मुझे लगता है हम लोगों को ये अलग अलग कल्पना समझ लेनी चाहिए कि कोई एससी या एसटी परिवार में पैदा हुआ जीवन में बहुत तरक्की भी कर ले और सोचे कि मेरी जात बदल सकती है, तो इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि ये एक व्यवस्था है, वो ऐसे फ्लोर पे बहे जिसका सीढ़ी या जीने के साथ दूसरे से संबंध नहीं है, वो ऊपर चढ़ना भी चाहे सामाजिक आधार पर नहीं चढ़ सकता। और सदियों तक उन्होंने कहा कि इससे क्योंकि इनजस्टिस हुआ है,
तो इसके कल्पना की दृष्टि से पहले दिन से धारा 15 में शिक्षा के संबंध में और 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के संबंध में हम लोगों ने प्रावधान कर दिया। इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्ग थे, अदर बैकवर्ड क्लासेस, और अदर बैकवर्ड क्लासेस के समय इसमें बहस होती थी काफी आरंभिक वर्षों में। काका कार्लेकर की कमेटी आई, उन्होंने रिपोर्ट दिया, फिर मंडल आयोग की रिकमेंडेशंस आई, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, और अगस्त 1990 में नोटिफिकेशन के माध्यम से तत्कालीन सरकार ने उसको नोटिफाई कर दिया। उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली, और उस चुनौती के साथ साथ जिसका थॉमस साहब ने जिक्र किया कि जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया, लेकिन एक नोटिफिकेशन निकाला लगभग इसी प्रकार का कि 10% आर्थिक आधार पर भी अन्य वर्गों के गरीब लोगों के लिए आरक्षण होगा। सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती मिली तो उन्होंने इस कल्पना को, पूरा रिजर्वेशन की कल्पना की चर्चा की इंदिरा साहनी के केस में, और वही कानून आज तक चला आ रहा है, जिसकी वजह से एक धारणा बन गई, और कल मैंने चर्चाओं में भी देखा और समाचार पत्रों में भी पढ़ा, वो गलत धारणा है। मेरा विचार यह है कि क्या ये 10% एक्स्ट्रा देके जो 50% की कैप सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। ये कुछ लोगों ने, आपकी पार्टी के भी कुछ लोगों ने उस पर ट्वीट किया और बयान दिए कि ये 50% से ऊपर है, ये तो रद्द हो जाएगा, क्योंकि राज्यों ने कई बार कोशिश की, वो रद्द हो गया था। ये सही बात है, राज्यों ने कोशिश की या तो नोटिफिकेशन के माध्यम से, या राज्यों ने कोशिश की कि सामान्य साधारण कानून बना के, गुजरात ने भी कोशिश की कि एक एक्ट बना दिया, और उस एक्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। बट उसका अधिकार का सूत्र क्या था? व्हाट वाज द सोर्स ऑफ दैट पावर? जो सोर्स ऑफ द पावर था वो आर्टिकल 15 और 16 था, और वो सोर्स और ओरिजिन ऑफ पावर था कि आप या तो जो पिछड़े हैं, SC ST है, या सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनको दे सकते हो। और मंडल आयोग के केस, इंदिरा साहनी की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कास्ट जो है वो इस सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एक की डिटर्मिनेंट है। कौन ऐतिहासिक दृष्टि से था बैकवर्ड? जो मंडल आयोग की रिपोर्ट थी, काका कार्लेकर कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके तहत कास्ट इज द बेस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ बैकवर्डनेस। और इसलिए नरसिम्हा राव जी ने 10% का नोटिफिकेशन निकाला, पर वो नोटिफिकेशन का सोर्स ऑफ पावर यहां तो संविधान में होता, ना आर्टिकल 15 में था, ना आर्टिकल 16 में था, क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए ना आर्टिकल 15 में प्रावधान था, ना 16 में था। जब कुछ राज्य कानून लाए तो उस कानून का भी सोर्स ऑफ पावर नहीं था, क्योंकि रिजर्वेशन की कल्पना SC ST या एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड के संबंध में थी। तो इसलिए कभी भी न्यायपालिका ने उसको स्वीकार नहीं किया। और जो 50% की सीमा लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि वो सीमा केवल आर्टिकल 16(4) में जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन था उसके संबंध में लगाई। वो जो सीमा थी, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो, चाहे वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हो, और जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, मैं चाहूंगा पैराग्राफ 806 से लेकर 812 तक कम से कम 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कर दी कि हम जो सीमा लगा रहे हैं 50% की, ये केवल 16(4) की जो एजुकेशनल और सोशल जो बैकवर्डनेस की रिजर्वेशन है उसके ऊपर लगा रहे हैं। मैं एक वाक्य पढ़ दूं जो इस सारी चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा, वी आर ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट द रूल ऑफ 50% अप्लाइज ओनली टू रिजर्वेशंस इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस मेड अंडर आर्टिकल 16(4). तो इसलिए केवल बैकवर्ड क्लासेस और उसमें SC ST OBC यानी 50% से ऊपर ये नहीं जाएगा। और इसके पीछे तर्क क्या था? इसके पीछे तर्क ये था कि आप अन्य वर्ग जो अनरिजर्व्ड वर्ग हैं,
अगर उनके लिए भी सीट्स नहीं छोड़ोगे तो शुरू तो हमने किया था कि जो सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भेदभाव हुआ उस भेदभाव को समाप्त करना है, उस डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करना है। लेकिन अगर दूसरों के लिए बहुत कम स्थान बचेगा तो भेदभाव समाप्त करने चले थे किसी और का, और अगर मैं जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने जिस फ्रेज को यूज किया है तो यह भेदभाव उल्टा बन गया, तो दिस बिकेम अ केस ऑफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि दूसरे वर्गों के पास फिर बहुत ज्यादा एडिक्वेट स्पेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहेगी। तो ये बैलेंस बना रहे तो उन्होंने 50% का तर्क सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सही है गलत है इसकी चर्चा चलती रहेगी, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये उसके पीछे तर्क था और वो केवल 16(4) के आरक्षण के संबंध में था। अब आपने कहा कि ये क्या कारण है कि आप अभी ले आए। पटेल समाज को आरक्षण दो आपकी पार्टी ने 2017-18 से पहले तो कभी नहीं कहा था। कई वर्गों के संबंध में, और इसके पीछे कारण था, इसके पीछे कारण यह था कि समाज में कई वर्ग ऐसे हैं जो आर्थिक परिवर्तन हुआ उसमें कुछ लोग बहुत आगे निकल गए। कुछ लोगों को लगता है कि जो किसान की आमदनी है और हम बार बार चर्चा करते हैं कि वो कम है, और इसलिए अन्य वर्गों का, उसका कोई धर्म हो, उसकी कोई जाति हो, उसका कोई भी रिलीजन हो, अगर उसमें वो गरीब है तो उसके संबंध में क्या कल्पना होनी चाहिए। तो जो अदर क्लासेस हैं, अदर सेक्शंस हैं जो अनरिजर्व्ड के बाहर हैं, किसी जात के होंगे, किसी रिलीजन के होंगे, 50 में से अधिकतर उन्हीं के लोग इसमें आते हैं, जो बचे हुए 50 में से। यह कहना कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो उस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो उस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, आप अपने 50 में से 10% तक अपने वर्ग के गरीबों के साथ शेयर कर लीजिए। इसमें किसको क्या इतराज होना चाहिए? I'll check up the census records and tell you. You see, please. You please make your point when you get a chance. तो इसलिए ये कल्पना थी कि इसको दिया जाए, और आज मुझे लगता है वक्त आ गया है, और अगर हम सब ने मैनिफेस्टोस, अगर हम ऐसा है दादा, मेरा आप सबसे आग्रह है that if you are supporting this, don't be grudging in your support, be wholehearted and large-hearted. बड़े दिल के साथ समर्थन कीजिए। और मेरे अपने कम्युनिस्ट दोस्तों को भी कहना है कि जब गरीबों को दिया जा रहा है तो दुनिया का पहला उदाहरण होगा कि गरीबों के हक में दिया जा रहा है और इस देश का कम्युनिस्ट उसका विरोध कर रहा है। I am grateful to you if you are not opposed. Madam, let me read. I can read the manifesto of every party. My party had supported it. Let me read, just for illustration, the manifesto of 2014 of the Congress Party. No, I am reminding you, sir. I am reminding you because your walk must match your talk. The Congress manifesto says, the Indian National Congress is committed to finding a way forward for introducing reservation in education and employment for economically weaker sections of all communities without in any way affecting the existing reservation in favor of scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes. Madam,
Madam, what the Congress party had pledged in its manifesto, what the BJP... बैठो बैठो अपनी जगह पे अध्यक्ष जी, इनके स्पीकर के समय कोई बोलता नहीं है, वही बाहर खड़े होते हैं। यस, वैसे आप सबकी मत सुनो। जेटली जी डोंट लिसन टू एवरीबॉडी। यस, डोंट लिसन टू, ये तो चलेगा। मैडम, प्रश्न ये है कि मैंने कांग्रेस का उदाहरण दिया, लेकिन हमने भी यही बात कही थी। बैठिए, nothing is going on record, only Jaitley's statement, that's all. Let them chill open. मैडम, Yes. मैडम, बैठो ना, आप चाहते हैं ना, आप चाहते हैं ना तो बैठो। बैठिए 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 बैठिए, प्लीज। नो, कुछ नहीं जा रहा है रिकॉर्ड में। यस, प्लीज। यस मैडम, मिनिस्टर। मैडम, मैंने इसलिए जिक्र किया कि केवल हमारी पार्टी या हमारे एनडीए के साथी नहीं, कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने भी लगभग एक ही भाषा में अपने चुनाव घोषणा पत्रों में किया है। हमारी जो गरीब की गरीबी हटाने के लिए जो कमिटमेंट और निष्ठा है, वो केवल मैनिफेस्टो तक सीमित होगी या पार्लियामेंट के कानून के माध्यम से उसकी शिक्षा और रोजगार तक जाएगी, ये कांग्रेस पार्टी और इनके साथियों की आज परीक्षा है। वो परीक्षा में क्या करते हैं, इसके रिजल्ट का, इसके परिणाम की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो मैनिफेस्टो में लिखा है उसका समर्थन कीजिए और बड़े मन के साथ कीजिए, ग्रजिंगली मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री तंबी दुराई जी, The casteism, we have to accept that. In that we are coming, Brahmins are there, Kshatriyas are there, Vaishyas are there, Sudras. Sudras. We are called Sudras. We are the lowest in the society. I am a Sutra. I am proud to call that. Because of Sudra, we have suffered a lot. For centuries we suffered a lot. For that only we ask for reservation. Reservation policy to uplift the Sutras like that, then only they can up. The society, untouchability, so many things come. For that kind of reservation only help. For that our movement, dividend movement, started the movement to fight for the reservation. Madam, but now this government wants to give the reservation economically bigger section. See, economically bigger section, what you have done, you are already, you are so many schemes you are announced. Your Prime Minister and BJP, even Congress, all when they rolled, there are so many programs. Why the programs? For example, if you take me, Pradhan Mantri Mudra Yojana, I tell you. So back, for economically poor people, you want to lift it. For that scheme is there. And if you take Swabhi Abhiman scheme, that is another banking facilities for all citizens to get 5 crores. That is 5 crores accounts open. This, for example, I am telling the finance department, so many programs were there. Same way, if you take HRD ministry, Pradhan Mantri Awas Yojana, in this, to provide housing facilities, weaker section, we are giving that. Whatever the economically poor, you want to use so many schemes, you are announced, you are promoting that. Therefore, this economic criteria is not necessary. There are so many schemes to uplift the people. That is your, I want to say, economic weaker section. And also, you are having a training from skill development program, you are telling.
that also to develop the economically poor people to uplift your upbringing. So continue. Then I want, because sorry, I want to some time to take skill development program. Then after rural development, in that also transfer youth to economically independent, globally relevant workforce. Deen Dayal Upadhyaya Gramin Yojana, that also we are having. And also additional, so much, like that, even for scholarships you are giving for the poor students to get the good education. Like that, so many, and also you said to cover 10 crore poor family, vulnerable families under scheme, you are giving 5 lakhs will be provided to each family per year in secondary and tertiary institutions. The affordable housing scheme. Why I am telling, when the government is having so many programs to uplift the economically weaker section, then why we want a reservation for that? If you fail your programs, then only you are coming for reservation. That means all your programs, what you announced, is not properly implemented. That is why the people are still economically poor, I am telling. Therefore, it is not correct to bring social justice very important, because whatever law minister said regarding the Ambedkar is highly educated, born in for that SC community. After his highly education employment in Bombay, how the people treated him? He was humiliated. Therefore, no, I'm telling you, wherever he employment job, so much humiliation he got, even after getting so many education up level, he could not tolerate that humiliation. That is why he opposed certain reservation is more important for weaker section people, especially social justice, socially weaker people. Not going to succeed in that. Therefore, you. 1 minute. Already 6 o'clock. हम ये कार्य हमारा आज का एजेंडा जो बिल का है और ये सब पूरा करने तक सदन का समय बढ़ा देते हैं. ठीक है? Thank you. Next session में करेंगे. Sir, first, Madam, the Justice Party, officially called South Indian Liberation Federation, was established in 1917 as a result of series of social justice conferences and meetings in the Madras Presidency. Justice Party's foundation marked the culmination of several efforts to establish an organization to represent the deprived communities in the Madras Presidency at that time. Our Tande Periyar, who first he was in Justice Party, afterwards he found his Dravida Kadagam, that is called DK Party, the Dravida Kadagam. He called the DK. His main aim is to get the social justice. He was in the Congress first, he is the Congress president also. When they treated in the many conferences, upper caste and lower caste, different way how they treated, served the food, he got hungry. First, we want social justice, not the freedom of this country. First, like that he said. That is why he found this the Dravidian movement and fought for the reservation for the our weaker section people, especially socially affected people. Based on that caste system, because caste cannot be avoided. Still in our country, when the casteism is going away, then only we can get justice. Still, even after freedom, 70 years is over, the casteism prevails there. Why the casteism? For that only, to remove the casteism, firstly you have to give the power to empower all the lower caste people, because that is our motto. In Tamil Nadu, nearly 90% of the population is backward, most backward are SC, ST, the population. Only 10% is the upper caste. They are there. Because of this movement, we brought all the communities to bring these backward classes or MBC or SC, ST to get the justice. Here in North India, I am telling the northern part of India, they are also fighting for that. Jats are fighting, Patel community is fighting. So many communities are fighting to include backward class OBC. But the government is not coming forward to do that. If we include all these people, then definitely they also prosper. That kind of reservation, everything will help them. That is why 50%, already what is the ceiling is there, it has been enhanced to even 70%. To include all the community.
That kind of justice, if you do, will appreciate. Because when our NGR was ruling, he made reservation for the backward class people 50%, SC, ST 19%. Total 69% reservation made. Then afterwards, Supreme Court, so many observations, could not implement certain things. After Amma came to the power, 1993-94, she passed the resolution in the Assembly to give the status 60% must be recognized by the Parliament. But we brought here, we discussed here, but it is included only in 9th schedule. Only. It is not given constitutional effect. Therefore, our demand is, instead of going for 10% now, first you make 69% for the socially injustice people. First you do it, because the population of India is most backward. Social justice people are more than 90% are living. Therefore, include all the caste in that list and lift the ceiling to 50 to even 70%. Because first, whenever we are trying to get the 69%, we are arguing here. Here the reply came from the ministry, the 50% is already, Supreme Court said, we cannot change it. Now we are bringing now 50 to 60. How it is possible now? If that is the case, we would have done for 69%. Why are you hesitating? That is our party demand. Our ADMK party demand is here. First you make 69% for the Tamil Nadu people. Giving the constitution amendment, not including as 9 schedules won't help. Still the case is pending, Supreme Court facing a problem there. Therefore, whenever problem comes, we are going regularly to Supreme Court, getting direction to fill up the vacancies in the institutions. We want a permanent remedy. For that only we are requesting here Parliament, first you bring that reserve 69%, give the constitution amendment, give the status of the Tamil Nadu people, we will think about the remaining. Therefore, that is why we are demanding that. And also, Madam, regarding the Mandal Commission, everything our finance minister said, he knows he's a big senior lawyer. I don't want to dispute whatever he said. Mandal Commission also said the backward class we have to give reservation. OBC, that OBC has to be done. There was not a hesitation when VP Singh introduced at the time, and we know that. There are so many bunts happened. Because certain section people, still they are not recognizing the Sudras. That is the problem for us. They are not accepting us. Even villages, if you go, there are 2 tumbler policies out there. Dalits cannot take the water in the canteen. That is happening. You first should come to the schedule. That is why you are taking, you bring all the caste for reservation, give economically to come up. Then only we have to solve this reservation. That is why the reservation policy we are demanding. But as far as your reservation for economically backward people, there are problems. What is said in that, you are telling criteria you are given, families with annual income below 8 lakhs across all regions, you are telling. What is your election manifesto? India said? What Prime Minister promised? You are bringing 15 lakhs black money everything to account. If the account put all the thing, reservation won't come for backward people. Where is that money? No, I'm telling. If that happens, anybody can do. Our country is a developing country. Naturally, the account will be increased. When you are making like that, this how nobody is economically poor. What is the reservation of 10%? Today you may be a poor man. You may be a poor man. You may get an education, an employment opportunity. This year, you may be a poor man, economically poor, but you will get the employment because of reservation. Next year, suppose something lottery comes, something becomes a rich man. Are you going to withdraw the employment given to that economically backward man after becoming a rich man? Therefore, this economic criteria will change. Anytime it will change. Therefore, that cannot be taken as a criteria. But caste system is permanent in the country. It's a curse for our Indian country. Socially. That is why we are telling socially reservation. That is why our forefathers, when they drafted this constitution, they have taken social, that justice for that given social, not the economic. Therefore, you are making an attempt which is going to fail. That our large minister is there. I was also once law minister. Whatever we are bringing now, it is definitely going to struck down Supreme Court. I don't think it is going to succeed.
It may be, as they said, it may be election, it may be helpful. Afterwards, no, it will happen. That is why I am reservation is first criteria. We have to give socially backward people. Include most of the communities in northern belt also, which they are demanding to include OBC. Don't deny that chance for them. Don't allow the agitation. There will be so many economic problems, but for that economic problem, we are facing that. That you first make that, then you come for this. And also increase the ceiling from 50 to 69, which we are demanding. So 69 or 69%. Yes. Therefore, that kind of thing we require. Therefore, I am humbly request, madam, through you, this kind of economic criteria need not necessarily consider now, because there are so many. Then afterwards, corruption will come. Right. To get the certificate, what they will do? That man is a poor man. Certificate 5 acres you are telling. Then afterwards 6 acres means what will happen? Say certificate, bogus certificates. The certificates will come. Therefore, whatever you may be a good intention to bring this, Yes. at the same time, the corruption will become that, because we cannot stop that. That is going to happen. Therefore, I am once again requesting you, first, you do whatever our movement, Dravidian movement, and fought for social injustice, Yes. and to achieve the justice for the socially backward people and SC/ST people. That for that, what we demanded, first you do the constitutional amendment to bring the 69%, then afterwards we Yeah. consider it. Therefore, I request once again to first fulfill our condition. Other things we are economically what you are bringing, it may not be feasible. Rethink it. That is what I am saying. Therefore, with these points, I am sitting. Thank you. Thank you.